आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। और पढ़ाई होप अच्छी कर रहे होंगे, आप मेहनत कर रहे होंगे। और प्लीज जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्लीज वो मेहनत करना शुरू कर दें। एग्जाम को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। ये ना सोचें कि कोरोना की वजह से एग्जाम तो ऐसे ही होंगे, घर पे बैठ के चीटिंग करके कर रहे होंगे। बेटा जो कुछ भी हो, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है। भले ही चीटिंग भी की है आपने, बच्चों से फोन करके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कैसे भी पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और आप आंसर क्या दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गई बात। अब क्लास 9th में आपके पास फिजिक्स में मैं चैप्टर लेके आ रहा हूं ग्रेविटेशन। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है और ये 12th तक काम आने वाला चैप्टर है। ये अब 9th में पढ़ रहे हैं, उसके बाद 11th में भी ये वाइड रूप में आपके पास आएगा। तो प्लीज इसको अच्छी तरह समझिए। चलिए देखिए, ग्रेविटेशन क्या कहता है। ग्रेविटी, ग्रेविटेशन में सबसे पहले वर्ड आता है आपके पास ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है? अर्थ हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। आप कोई भी चीज ऊपर उछालें, कुछ भी कहीं भी ऐसे फेंकें, लेकिन अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। अर्थ का मतलब यहां पर ग्राउंड से, ग्राउंड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। वाई? ड्यू टू द पावर ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अर्थ की एक पावर है, फोर्स है, जो हर बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक हो गया। तो देखिए, एक चीज होती है आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या बताया गया? फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। कहां अट्रैक्ट करती है बॉडी को? टूवर्ड्स इट, अपनी तरफ। जब कोई बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया है। तो क्योंकि ये एक फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की? न्यूटन। ठीक है, इसकी यूनिट होगी न्यूटन। और फोर्स क्या होगा? फोर्स आपके पास होता है एम में, फोर्स एम में होता है। लेकिन ए क्या होता है? एम मास, एंड ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, एम फॉर मास एंड ए फॉर एक्सीलरेशन। लेकिन यहां पर ए को हम रिप्लेस करेंगे जी से। ए को रिप्लेस करेंगे जी से, जहां पर जी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं जी को? कुछ बच्चों को पता है, मैंने पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि उन्हें पता था। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी होता है एक्सीलरेशन। लेकिन कौन सा एक्सीलरेशन? ड्यू टू ग्रेविटी। और देखिए, जी ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब आप ये देखें, 10 मंजिल से चीज गिर रही हो, 5 मंजिल से गिर रही हो, आपकी हाथ से गिर रही हो, जी तो जी रहेगा, अर्थ का जी तो जी रहेगा। ठीक है ना। एक हाइट पे जाने के बाद, एक लिमिट के बाद जी चेंज हो जाता है, एक डेप्थ में जाने के बाद जी चेंज हो जाता है। लेकिन जो हमारी लिमिट है, जितनी लिमिट को हम समझते हैं, उतनी में जी कांस्टेंट रहता है। और इस जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, अगर हमें लगता है कोई नंबर हमारे पास 9.8 का मल्टीपल है, तो हम जी की वैल्यू 9.8 रखते हैं। और अगर 10 का मल्टीपल है, तो जी की वैल्यू हम अपनी इजीनेस के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो जी डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल पे, जो भी हमारा होगा। अब रही बात, सर नहीं अब ये बताओ, क्वेश्चन में तो केवल ये पूछा है जी की वैल्यू बताइए। अगर आपसे जी की वैल्यू पूछी है, तो केवल आप जी की वैल्यू लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप जी की वैल्यू क्या लिखेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 9.8 कहां से आई थी, इसकी कैलकुलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए हमें पड़ती है जरूरत एक ला की। तो पहले हम वो ला पे सीखेंगे। आइए सीखते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको सीखेंगे आप और इसके ऊपर ही बेस पूरा चैप्टर आगे चलने वाला है। तो देखिए क्या कहता है न्यूटन के दो यूनिवर्सल बॉडीज लीजिए आप, कोई भी कैसी भी यूनिवर्सल बॉडीज, आप ये दो पेन भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और दो सेलेस्टियल बॉडीज भी मेजर कर सकते हैं आप, दो प्लेनेट भी मेजर कर सकते हैं, एस्ट्रॉइड वगैरह कुछ भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कहता है उन दो बॉडीज के बीच हमेशा एक अट्रैक्शन लगती है, दो बॉडीज के बीच हमेशा एक अट्रैक्शन लगती है, और वो अट्रैक्शन उनके मास और उनके बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। दोनों का मास क्या है और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, कैसे डिपेंड करती है, आइए देखते हैं क्या बताते हैं ये। चलिए, कहता है कि दो मास है m1 m2 जिनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच जो फोर्स लगी है दोनों के बीच, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। मीन्स मास अगर ज्यादा होंगे तो फोर्स भी ज्यादा होगी। मास ज्यादा हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, आप और मैं नहीं है, हमारे बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होने का, यहाँ पर छोटी छोटी बॉडीज है, हम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सन प्लेनेट को बांध रखा है, सन ने प्लेनेट को बांध रखा है, सन के चारों ओर सारे प्लेनेट घूमते हैं, हम भी घूम रहे हैं अर्थ के साथ साथ, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी। तो कहता है कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अटैक करती है और उनके बीच एक फोर्स होता है जो उनके प्रोडक्ट ऑफ मास पर डिपेंड करता है, मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना मास ज्यादा उतनी फोर्स ज्यादा। चलिए, और इनवर्सली होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए आपको यहां थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, सिंपल समझे आप, ये दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, इनके बीच अट्रैक्शन होगा कुछ, क्या अब होगा, नहीं ना। जितना डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे उतना अट्रैक्शन कम होता रहेगा, यही बात यहाँ है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये वाला अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, ध्यान रखिए, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा मैग्नेट के बीच, ऐसे ही दोनों बॉडीज के बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगा। चलिए दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया, प्रोपोर्शनल का साइन फंस गया सर, इसे हटा दीजिए, लिए बेटा हटा दिया, हटा दिया। सर आप तो कह रहे थे कि कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट साइन लगाते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है बेटा, लो लगा दिया। लीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यही हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल लॉ, और ये कांस्टेंट लगाया तो इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आपके पास कैपिटल जी आया और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बच्चा कहता है सर ये कहां से आया न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ये कहां से आया? बेटा ये तो एक्सपेरिमेंटली बताया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए तो जी की वैल्यू ये सेट हो गई। चलिए सर मान लेते हैं आपकी बात। अब ये कहां से आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आइए ये कहां से आया? ये यूनिट है कैपिटल जी की। आइए एफ की यूनिट क्या है? न्यूटन। जी की फाइंड आउट करनी है, केजी इंटू केजी। आर, आर किसकी है? आर के लिए क्या आएगा? मीटर। आर की यूनिट है मीटर, तो आ गया देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया पर
kg²। लीजिए आपको यूनिट निकालना भी सिखा दिया कैपिटल जी की। ठीक है, तो कैपिटल जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। जैसे कि आप जनरली जानते हैं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और कोई कांस्टेंट वगैरह आता है तो उसमें आपके पास 1 न्यूटन 1 जूल, तो यहां भी आपके पास कैपिटल जी की डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज कैपिटल जी। तो कैपिटल जी क्या है, चलिए कैपिटल जी की डेफिनेशन समझते हैं। ये आपको होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास जी आ गया था, ये आ गया F = m1 m2 अपॉन r²। ठीक हो गया। तो जी की वैल्यू कितनी थी, चलो मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको थोड़ा सा। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। चलिए अब देखिए कैपिटल जी की डेफिनेशन। कैपिटल जी F के इक्वल होता है, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, कैपिटल जी F के इक्वल होता है, ये कहा गया बेटा। हर डेफिनेशन में क्या करते थे, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, इन सबको 1 मान लिया आपने। तो इन सबको आप 1 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, G = F। आइए, when 2 bodies of mass 1 kg each, दोनों का मास 1 kg लेना है, are kept at a distance 1 meter apart, at a distance 1 meter apart, दोनों एक दूसरे से दूर रखी जाती है 1 मीटर। then the force, attraction force between them will equal to, when 2 bodies of mass 1 kg each are kept at a distance 1 meter apart, then the attraction force between them will equal to the value of capital G, and that is 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। देखिए जी की डेफिनेशन में क्या कहा कि 2 बॉडी 1 kg की जिनके बीच 1 मीटर का डिस्टेंस हो, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगी उसको ही जी कहते हैं। और वो फोर्स कितनी है, केवल इतनी सी 10⁻11। देखिए 10 कितनी छोटी फोर्स है। महसूस करना तो दूर बात है, इमेजिन करना भी, इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतनी छोटी वैल्यू, इतनी छोटी का मतलब यहां पर 11 जीरो से डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो से डिवाइड करो किसको, 6.67 को, क्या आएगा, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतनी छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास कैपिटल जी की डेफिनेशन है। तो आइए, अब हमारे पास कैपिटल जी की डेफिनेशन भी आ गई। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल जी की वैल्यू पता है। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में आता है आपके पास डिफरेंस। चलिए अब डिफरेंस देखते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच। कैपिटल जी के बारे में क्या पता लगा, इट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए कैपिटल जी क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक हो गया। ये क्या है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर यूनिट, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और ये क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गई। सबसे पहले तो हमने कैपिटल जी बताया, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर इसकी यूनिट ये आ गई। तीसरा
कैपिटल जी की वैल्यू, इट्स वैल्यू इज 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखिए इसकी यूनिट ये है और इसकी यूनिट कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जब आप वैल्यू लिखें तो साथ में यूनिट जरूर लिखें। वैल्यू लिखें तो यूनिट जरूर लिखें, नहीं तो बिना यूनिट के वैल्यू की वैल्यू नहीं है। वैल्यू हैव नो वैल्यू विदाउट यूनिट। ठीक है, तो वैल्यू के साथ आप ये जरूर लिखें कैपिटल जी। अब कैपिटल जी ये कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो सकती है? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ द अर्थ पे जीरो हो सकती है। इट में बी जीरो। ठीक है, इट में बी जीरो। जीरो पर कहां पर होती है? लिख दीजिए सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ, जहां भी अर्थ का सेंटर होगा वहां पर ग्रेविटी नहीं होती, वहां पर ग्रेविटी जीरो होती है। ठीक है जी, इट इज कांस्टेंट, इट वेरीज। अब आप कहेंगे सर स्मॉल जी की वैल्यू तो भी आप कहते ही है बेटा, मून पे देखेंगे आप, मून पे ग्रेविटी 1/6 होती है। ठीक है, ये जो है आपका मून पे 1/6 हो जाएगी 9.8/6, लेकिन मून पे ये सेम रहेगी। ठीक है, इट वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस। एज एग्जाम्पल में देंगे एज ऑन प्लेनेट। ठीक है, एन प्लेनेट्स, प्लेनेट्स पे ये अलग अलग होती है, हर प्लेनेट की ग्रेविटी अलग होती है। मजा आएगा आपको। आज आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे टाइप करें ग्रेविटी ऑन डिफरेंट प्लेनेट्स, मजा आएगा। देखिए ग्रेविटी ऑन डिफरेंट प्लेनेट्स। ठीक है, ये हो गया। दूसरा डालिए आप मास ऑन डिफरेंट प्लेनेट्स, वेट ऑन डिफरेंट प्लेनेट्स, वेट ऑन डिफरेंट प्लेनेट्स, और उसके अंदर आप अपना वेट डालिए। वेट नहीं होता, ये मास होता है, लेकिन आप फिलहाल वेट डालिए 60 kg 70 kg, और देखिए डिफरेंट प्लेनेट पे आप अपने आप को कितने किलो का महसूस करेंगे। मजा आएगा, फनी चीज है। तो आप अपना वेट डिफरेंट प्लेनेट पे देखिए कि आपका डिफरेंट प्लेनेट पे वेट कितना आता है। ठीक है, चलिए ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस आ गया। अब आइए, अब स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 कहां से आई, इसको हम ड्राइव करेंगे। तो चलते हैं स्मॉल जी की वैल्यू के लिए। तो स्मॉल जी की वैल्यू निकालने के लिए, स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पर पहले स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में। चलिए देखते हैं। लेट टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर केप्ट एट डिस्टेंस r। लेट टू बॉडीज m1 एंड m2 मास are kept at distance r, then force between them will be, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, force between them will be this। ठीक हो गया। अब यहां पर दो बॉडी कौन कौन सी ली गई, मेन बात ये है। एक बॉडी ली गई है अर्थ, दूसरी बॉडी ली गई है ऑब्जेक्ट। अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए अब इसी बात को हम समझते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में। व्हेन ये आपके पास न्यूटन्स लॉ था, ये आपके पास न्यूटन्स लॉ था, ठीक है ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में, जब हम स्मॉल जी निकालना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको बात बताई है, इसका यूज मैं यहां करूंगा। व्हेन a body of mass m falls on earth with mass, अर्थ का मास भी बताना पड़ेगा आपको कि अर्थ का मास कितना है, कैपिटल है। when a body of mass m falls on earth, ठीक है, with mass m, अर्थ का मास m है, and radius
आर। अब अर्थ का रेडियस की जरूरत क्या पड़ी? देखिए जो ग्लोब होता है, ग्लोब में हम कहाँ हैं, मैं आपको ग्लोब दिखाता हूं। देखिए ये रहा ग्लोब। ग्लोब पे हम कहाँ हैं इस समय? हम यहां हैं ऊपर। हम ग्लोब के ऊपर सरफेस पे हैं इस समय, और हमारे ऊपर यहां कहीं आसमान है, इधर इसका ही ये रहा, और हम ग्लोब पे यहां हैं। ध्यान रखें, आप ग्लोब के ऊपर बैठे हैं इधर, तो इसका ग्लोब का सेंटर कहाँ है? सोच लीजिए जो इसका स्फीयर का सेंटर होगा, और आप यहां बैठे हैं, तो मीन्स रेडियस ही तो हुआ है। सोच के देखिए आप कि ग्लोब का सेंटर तो सेंटर हो गया, और आप ग्लोब के ऊपर बैठे हैं तो वो रेडियस हो गया। ठीक हो गया? तो रेडियस आर। आप ये तो कौन है? अर्थ है, और ये कौन है? आप हैं। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m, ये बॉडी मास m falls on earth with mass m and radius r, ठीक है? किससे गिरती है? विद द फोर्स F, फोर्स F से। तो देन क्या होगा? F इक्वल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। लीजिए F इक्वल, अब अर्थ का मास आ गया, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक हो गया? तो ये आपके पास एक रिलेशन बन गया। अब क्योंकि बॉडी गिरी है एम मास की, तो यहां पे एफ क्या आएगा? एफ आएगा एम में। एफ क्या आएगा? एम में। एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल आ गया आपके पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक हो गया? स्मॉल ए की वैल्यू आ गई आपके पास। बट हियर एक्सेलरेशन इज, क्यों है एक्सेलरेशन? ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ खींच रही है। एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि अर्थ खींच रही है, और अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है? जी। हेंस जी इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ए को जी से रिप्लेस कर दिया, ये आपके पास स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन आ गया। ये आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। ड्राइव रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये केवल आपको बताने के लिए था। इसका यूज प्रूफ में आपके पास कहीं भी नहीं है, इसका यूज प्रूफ में कहीं भी नहीं है। ये फेयर प्रूफ है आपके पास। एक एक स्टेप आपके पास आ गया, इसको 3-4 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए अब कहता है स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलिए करते हैं, ये आप रिलेशन याद रखेंगे, वैल्यू निकालते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू के लिए आपको कैपिटल जी पता होना चाहिए, पता है कैपिटल एम और कैपिटल आर। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। चलिए रेडियस ऑफ द अर्थ देखते हैं। लीजिए अर्थ का रेडियस इतना है, ये आप लर्न कर लेंगे। अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास, लीजिए अर्थ का मास है आपके पास 6 × 10⁻24 kg। तो आपने अर्थ का रेडियस भी और अर्थ का मास भी, और कैपिटल जी की वैल्यू ठीक हो गया। चलिए आपके पास ये सब हो गया। अब देखते हैं स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकलती है। आइए निकालते हैं स्मॉल जी की वैल्यू। कैपिटल जी इंटू मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यू सारी पुट कर दिया आपने। अब सर ये तो बड़ा देख के डर लग रहा है बेटा, इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्या होगा सर, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? बेटा कैलकुलेशन बहुत इजी है, मैं बता रहा हूं। चुटकियों में, डरना नहीं है। डर लग रहा है? देखते जाओ। 6.67 इंटू 6, ये 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4, 6.4 इंटू 6.4, 10 की पावर इकट्ठी कर लीजिए। 24 माइनस 11 इंटू कितना आ गया? ये 12 आ गया। देखिए अभी तो क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने। 6.67 ये रहा, 6 ये रहा, 24 माइनस 11, 6.4 स्क्वायर 2 बार, 10 की पावर 6 का स्क्वायर, यह कुछ नहीं किया।
क्वेश्चन को कॉपी किया है, 10 एक तरफ, नंबर एक तरफ। 10 की पावर 12 अब अगले स्टेप में कहा जाएगा ऊपर। लीजिए नेक्स्ट स्टेप, कुछ नहीं किया अभी तक। 24 में से 11 गए, 13 में से 12 गए 1, केवल 10 बचा है। लीजिए अभी तक तो कैलकुलेशन से कोई डर नहीं लगा, डर लग रहा था बहुत ज्यादा, सर ये तो कटेंगे नहीं आपस में, किसी भी नहीं कट रहे, मुझे भी पता है किसी से नहीं कट रहे हैं, लेकिन आप आइडिया लें। 6.67 से 6.4 लगभग इक्वल लग रहा है ना, लगभग, थोड़ा बहुत फर्क है, लगभग इक्वल लग रहा है, छोड़ दो। 6 और 6.4 सर ये तो थोड़ा सा डिफर है, लेकिन चलो आप कह रहे हो जबरदस्ती मान लेते हैं, तो क्या बचता है 10। दोबारा समझो, 6.67 6.4 से लगभग कैंसिल हो गया, 6 और 6.4 ये भी लगभग इक्वल है, कैंसिल हो गया, दिमाग में यहां नहीं करना है। क्या बचता है 10, और वैल्यू किसकी निकालना है, स्मॉल जी की, और स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है 9.8, और ये कितना है 10, हो गया 9.8। रटी रटाई वैल्यू आपने यहां लिख दी, कोई नहीं चेक करेगा इस कैलकुलेशन को, टीचर को भी पता है इसकी कैलकुलेशन यही आनी है। खुश हो गए, टेंशन हो रही थी तो नहीं हो रही है, तो स्मॉल जी की वैल्यू हमने इस तरह से निकाली। तो इसको आप वीडियो को अच्छी तरह तैयार कीजिए, बहुत अच्छी तरह मन लगा के, मैंने बड़े मेहनत से आपको सारे क्वेश्चन समझाया, सारी बातें बताई हैं, और आप इसको अगर तैयार करते हैं लिख लिख के, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप बिना लिख के करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा। लिख लिख के करिए, वीडियो को बार बार देख के करिए, आपको बहुत फुल कॉन्फिडेंस आएगा, और जो भी क्वेश्चन छोटे मोटे जो भी आते हैं आपके पेपर में, सब पे आपका कमांड पूरा रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।